बच्चों हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में 11th क्लास का 7वां चैप्टर साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था, कल एक ऐसा नियम बताऊंगा आपको जिसमें आपको लगेगा कि हाँ सर मज़ा आ गया। और यही जो नियम है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स जहाँ हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये काम आएगा। तो ये पढ़ना वैसे भी आवश्यक है क्योंकि तब भी पढ़ोगे अभी भी पढ़ोगे, ठीक है। और अभी 11th के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, गुलबर्ग एवं वागे ने यह नियम दिया था। तो गुलबर्ग एंड वागे नियम नाम से भी यह जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो नियम क्या है भाई, निश्चित ताप पर प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यानी कि जो रेट है यहाँ पे अभिक्रिया की रेट, वो किसके समानुपाती होगी? क्रियाकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा वहां पे ये बात आपको समझ में आएगी। मान लो कभी भी मैं लिख देता हूं ऐसा कुछ ए लिखा हुआ है और ऐसा कभी बॉक्स बना देता हूं, ऐसा है ना, तो इसका मतलब समझना कि ए का सक्रिय द्रव्यमान। यदि मैं लिख देता हूँ जेड और उसके आसपास ऐसा बॉक्स बना देता हूँ बड़ा वाला, तो जेड का सक्रिय द्रव्यमान, ऐसा हम इसको लिखते हैं, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान भी जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे आप यहाँ पे गौर करो। मान लिया कोई यहाँ पे समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया दी हुई है। मैंने आपको जैसे कि पहले क्लास में बताया था कि जो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है एलएमए जो है वो कहाँ पे लगता है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में लगता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कौन कौन सी, ये वाली। ए के हमने N1 मोल लिए, बी के N2 मोल लिए, ठीक है। उनसे क्या बन रहा है, सी के M1 बन रहे हैं, डी के M2 बन रहे हैं, ठीक है। जो आगे वाला है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे आगे वाली स्पीड को RF दे दिया, पीछे वाली स्पीड को नाम दे दिया यहाँ पे RB, उसको नाम दे दिया, ठीक है। यदि मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे तो ध्यान से समझना, इस बात को समझा रहा हूँ कि एलएमए हमने कैसे लगाया। यदि मैं एलएमए लगाता हूँ तो एलएमए का सीधा सीधा मतलब ये था ना कि जो रेट रहेगी, तो रेट तो दो तरह की अपने पास में, एक तो फॉरवर्ड वाली है और एक मेरे पास में बैकवर्ड वाली है। यदि मैं फॉरवर्ड को देखता हूँ तो ये किसके समानुपाती होता है, ये किसके समानुपाती होता है, तो आप बोलोगे सर इनके सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है। सक्रिय द्रव्यमान ध्यान से समझना, सक्रिय द्रव्यमान किसका निकलेगा, जो यहाँ पे जो तत्व रहेगा। अच्छा क्या क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से समझना क्या क्या है, ए है और बी है। यदि मैं फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ तो क्रियाकारक क्या है उसके लिए, देखो ना यहाँ पे क्रियाकारक पदार्थों के। यदि मैं फॉरवर्ड की बात करता हूँ तो उसके लिए क्रियाकारक ये है, लेकिन मैं बैकवर्ड की बात करता हूँ तो क्रियाकारक उसके लिए क्या है, सी और डी है। यदि आप देखते हैं फॉरवर्ड के लिए तो यहाँ पे ए और बी क्रियाकारक है और इनके कितने कितने मोल है, N1 और N2 मोल है ना। तो ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा, मोल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर इसके N1 है और इसके N2 है, यानी कि पावर लगानी है ना। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, एल में ऐसा लगता है कि जैसे कि फॉरवर्ड रेट की हम बात कर रहे हैं तो क्रियाकारक कौन थे, ए और बी थे। सक्रिय द्रव्यमान मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा वाला है ना, बॉक्स सीधी आ जाता है तो, और उनके ऊपर क्या चिपका देंगे, उनके मोल चिपका देंगे, ठीक है। लेकिन आप एक और बात जानते हैं कि सर जब भी यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक कॉन्स्टेंट आता है, उसको मैं नाम दे देता हूँ क्या यहाँ पे, K1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए की पावर N1 और ये बी की पावर N2, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ RB की, बैकवर्ड की, वापस आ रहे हैं हम इधर, है ना। अब वापस यदि मैं आ रहा हूँ तो समझो बातों को, वापस यदि मैं आऊँगा इधर तो RB के लिए अब क्रियाकारक क्या हो गया, ये C और D हो गया, है ना। तो C और D का सक्रिय द्रव्यमान लिखना पड़ेगा मुझे, है ना, C और D का, और इनके मोल जो है ना हम यहाँ पे ऊपर चिपका देंगे, क्लियर है। अच्छा बराबर का चिन्ह आएगा, यदि यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, K2 मान लिया, M1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे D M2 यहाँ पे हो गया, क्लियर है। अच्छा ध्यान से समझना, क्या यही बातें यहाँ पे निखर के आई है क्या, बोलो भाई। यहाँ पे जो K1 और K2 है ना, जो यहाँ पे K1 जो था ये वाला और जो K2 था ये वाला। अच्छा K1 जो था वो किस अभिक्रिया के लिए था, तो आप बोलेंगे सर RF फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिक्रिया के लिए है, और यहाँ पे K2 किसके लिए था, RB यानी कि बैकवर्ड, है ना। तो जो K1 रहेगा वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक हो जाएगा K1, और K2 क्या हो जाएगा, पश्च अभिक्रिया का। देख लो भाई, K1 तो अग्र अभिक्रिया का और K2 पश्च या फिर प्रतीक अभिक्रिया के वेग नियतांक कहलाएंगे, क्लियर है। फिर से समझना बातों को, एलएमए हमने कैसे लगाया है, एलएमए का सीधा सीधा मतलब ये था कि जो यहाँ पे जो गति रहेगी, जो रेट रहेगी, वो क्रियाकारक के
क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो हमने देखा यहाँ पे एक रिएक्शन इस तरह के लिए हमने उत्क्रमणीय रिएक्शन है ना, और वहाँ पे हमने देखा कि यदि LMM में लगाता हूँ तो कैसे लगाऊंगा कि RF दो रेट है मेरे पास में, बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है। मैं फॉरवर्ड लगाता हूँ यहाँ पे, तो RF का मतलब क्या हो गया कि सर RF ऐसे चल रहा है, उसके लिए क्रिया कारक क्या हुए ये और ये। सर क्रिया कारक ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भैया डेफिनेशन में ये बोला है क्रिया कारक, ठीक है। तो क्रिया कारक के लिए देखें तो A और B का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ब्रैकेट में दोनों को बंद कर देते हैं, है ना, लेकिन मैं बोलूँगा भैया मोल भी तो है ना, तो मोल को उनके ऊपर चिपका दो, कुछ नहीं करो, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया, और इससे हमने क्या किया, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा, K1 कांस्टेंट आया, वो क्या होगा K1 फॉरवर्ड का, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे K2 किया, वो क्या हो जाएगा पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक। क्लियर है इतनी बात, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे अभिक्रिया की गति या फिर अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो ध्यान से समझो, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वेग की सीधी सीधी फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है, वेग बराबर क्या होगा सांद्रता। वेग तो हमेशा समय के रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना, तो सांद्रता बटा समय। अच्छा, सांद्रता की यदि मैं इकाई देखना चाहूँ तो क्या आती है मोल पर लीटर, और समय की क्या आती है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे टाइम आती है, ठीक है, यानी कि इसकी सेकंड मान के चल लेते हैं। तो इकाई देखेंगे तो कितनी आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ पे इसकी इकाई आ जाएगी, ठीक है। विमा की मैं बात करता हूँ तो विमा यहाँ से निकाल लोगे, सांद्रता वैसा का वैसा। अच्छा, समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सांद्रता समय, ऊपर गया तो -1 पावर, ठीक है, -1। क्लियर है, तो ध्यान से समझना, क्रिया कारक पदार्थों की मोल पर लीटर में वह संख्या जो इकाई समय में। अब देखो ये फॉर्मूला आपके पास में है, यदि मैं यहाँ पे वेग की डेफिनेशन निकालना चाहूँ अभिक्रिया की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यदि मैं समय को यदि 1 कर देता हूँ, है ना, टाइम को यदि मैं 1 कर देता हूँ, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो वेग रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा सांद्रता के बराबर हो जाएगा। वही बात मैंने बोली है, और सांद्रता किस में होती है मोल पर लीटर में होती है। तो आप देखेंगे क्रियाकारक पदार्थों की मोल पर लीटर में वह संख्या, या फिर बोल सकते हैं क्रियाकारक पदार्थों की वह सांद्रता जो इकाई समय में क्रिया फलों में परिवर्तित हो रही है, अभिक्रिया की गति या फिर अभिक्रिया की स्पीड कहलाती है, अभिक्रिया का वेग कहलाती है, ठीक है। और हमने देखा कि वेग बराबर क्या है सांद्रता बटा समय। समय को यदि हम 1 कर देते हैं तो वेग बराबर किसके आ गया सांद्रता के, और सांद्रता की यदि हम बात करते हैं तो सांद्रता किस में दी हुई है मोल पर लीटर में, और ये किस में समय किस में सेकंड में। अच्छा, यदि मैं विमा की बात करता हूँ तो विमा में कुछ नहीं करना, विमा में आपको जो सांद्रता है वो वैसा का वैसा लिखना है, समय ऊपर जाकर किस में हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स है, साथ में मिला हुआ नहीं है, ये इनवर्स है अलग से, है ना, ये पे ये साथ में मिला हुआ नहीं है, ये इनवर्स लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना भाई। अच्छा, यहाँ पे भी साथ में लगा हुआ नहीं है, अलग से है। वेग की इकाई की मैं बात करता हूँ तो मोल लीटर नीचे जाएगा, है ना। यदि इसको मैं लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझो, मोल नीचे लीटर और ये सेकंड, ऐसे ही होगा। अच्छा, इसको देखना चाहूँ तो मोल लीटर ऊपर गया तो लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स, यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया इसकी इकाई आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई भी आपत्ति यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सांद्रता से रिलेटेड ये बात है, जैसे जैसे अभिक्रिया, सिर्फ 2 लाइनों में ये पूरी बात मैं बोल दूंगा, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है कम होती है। क्या बात समझ में आ गई, यानी कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही है सांद्रता में क्या होगी कमी होगी, सांद्रता कभी भी 0 नहीं होगी। पहला पॉइंट तो ध्यान रखो, पहला पॉइंट तो ध्यान रखो, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सांद्रता में कमी आएगी, सांद्रता कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कभी भी रिएक्शन जो होती है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग हमेशा क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। चलो जी, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है, क्रियाकारक पदार्थों की, जो क्रियाकारक पदार्थ हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी सांद्रता में क्या आएगी कमी आएगी, फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में भी कमी आएगी। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे सांद्रता में यदि कमी आ रही है तो यहाँ पे सांद्रता तो किसके यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे वेग के। जब सांद्रता यहाँ पे देखेंगे वेग जो है समानुपाती है किसके कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन कम होगी तो वेग तो वैसे ही कम होगा ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सर सांद्रता यदि कम हो रही है तो भैया वेग भी कम होगा। क्लियर है। अच्छा, एक और नोट ध्यान रखें आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कभी भी 0 नहीं हो सकता।
ठीक है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि आरएनएस के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कभी भी 100% पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? निष्क्रिय अणु, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, सांद्रता कभी जीरो नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कभी भी जो यहाँ पे क्रियाकारक पूरे हैं ना, वो कभी भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, एक दो बचे ही रह जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? निष्क्रिय अणु बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया सर, यदि क्रियाकारक पूरी तरीके से भाग नहीं ले रहे हैं तो जो वेग रहेगा वो भी कभी भी शून्य नहीं होगा, है ना। पहले तो हमने क्या जाना कि सांद्रता जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे वेग कम होना चाहिए। सो सांद्रता जीरो हो जाएगी, वेग जीरो हो जाएगा। अरे भाई, जब सांद्रता जीरो ही नहीं होगी तो वेग जीरो कहाँ से होगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि एक ग्राफ के थ्रू में समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो क्रियाकारक को आप देखोगे, क्रियाकारक सिर्फ उत्पाद को छोड़ दो, इस वाले इसको छोड़ दो, है ना, सिर्फ जो नीचे आ रहा है ना, इसको ध्यान रखो। ये जो नीचे आ रहा है इस तरह से ग्राफ, ये समय का आरेख है, ये ऊपर सांद्रता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, देखो समय यहाँ पे जब जीरो था, स्टार्टिंग में बात करता हूँ, तो सांद्रता कहाँ पे थी? टॉप पे। अब जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, सांद्रता आ गई इस वाली जगह पे। सांद्रता पहले कहाँ पे थी? इस वाली जगह पे थी। अब सांद्रता आ गई यहाँ पे। लेकिन आपने देखा इसने ग्राफ ने कभी भी इसको टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं होगी। क्लियर है। उत्पादों की हम बात करते हैं तो उत्पादों की सांद्रता देखो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है ना। पहले सांद्रता थी यहाँ पे और लास्ट में देखा तो यहाँ पे, यानी कि सांद्रता यहाँ पे उत्पादों की बढ़ेगी और जो क्रियाकारक होते हैं उनमें क्या आएगी भैया? कमी आएगी। क्लियर है। चलो जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आर जो होता है उसको यदि मैं डेरिवेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो माइनस प्लस dc/dt होता है। यदि माइनस की मैं बात करता हूँ ऋणात्मक चिन्ह की, तो ये क्या दर्शाएगा? क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता में कमी। और प्लस की मैं बात करता हूँ तो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को ये दर्शाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? अरे बोला भी करो साथ में, है ना। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर जो अभिक्रिया का वेग है उसको प्रभावित कौन कौन करते हैं। तो पहली बात तो आपने सांद्रता देख ही ली, है ना, वो तो प्रभावित करेगी। उसके बाद में क्या क्या प्रभावित करेंगे यहाँ पे? पदार्थ की प्रकृति कौन सी है, वो गैस है, वो द्रव है, या फिर वो ठोस है। यदि पदार्थ गैस है तो ध्यान रखना, गैस की जो स्पीड होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है भाई, है ना, इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद में द्रव की होती है, और उसके बाद में ठोस की होती है। ठीक है, रीजन वही रहेगा, अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, तो एक बार इसको छापो आप, पहले इसको अच्छे से छाप लो, फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये वाली चीज़ें पूरी देख लो। चलो जी, अब देखो मैंने क्या बताया आपको, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा हो गया सर? प्रकृति क्या है? प्रकृति ध्यान रखना है, गैस की जो रेट होती है सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। टेम्परेचर की हम बात करते हैं सर, जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सक्रिय अणु की जो सांद्रता रहेगी वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में यहाँ पे कंसंट्रेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि अब मुझे बताओ, जब सांद्रता बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सांद्रता बढ़ रही है, तो वेग जो रहेगा वो भी क्या रहेगा यहाँ पे? वो भी तो बढ़ेगा ही, सही ना, क्योंकि जो वेग रहता है वो सांद्रता के समानुपाती है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक की हम बात करते हैं तो उत्प्रेरक क्या होता है सर? जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं, है ना। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, यानी कि जो वेग बढ़ा रहा है वो तो धनात्मक हो गया और जो वेग कम कर रहा है वो क्या हो गया? ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखो, जो वेग को बढ़ा रहा है वो धनात्मक और जो वेग को कम कर रहा है वो क्या हो गया यहाँ पे? ऋणात्मक। अच्छा जी, अब बात करते हैं सक्रिय द्रव्यमान की। सक्रिय द्रव्यमान को अच्छे से जानो। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनना बहुत ही आसान है और उनको करना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो 3-4 न्यूमेरिकल भी हम करेंगे इस पे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले इकाई आयतन में उपस्थित क्रियाकारक पदार्थों के ग्राम अणुओं, या फिर ग्राम अणु समझ में नहीं आ रहा है तो मोलों की संख्या ध्यान रखो बस, है ना। इकाई आयतन में उपस्थित क्रियाकारक पदार्थों के मोलों की संख्या को ही क्या बोला जाता है? उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान बोला जाता है। यानी कि सक्रिय द्रव्यमान की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इकाई आयतन में, है ना, यानी कि आयतन नीचे आएगा, इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, मोल, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान हम बोल सकते हैं मोल बटे आयतन। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या यहाँ पे फिट हो रही है क्या? यदि मैं आयतन को इकाई कर देता हूँ तो यहाँ पे जो मोल रहेंगे वो सक्रिय द्रव्यमान के बराबर हो जाएंगे। ग्राम पर अणु बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ग्राम अणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? मोल बटे आयतन होगा।
इसको आगे डिराइव भी कराता हूँ मैं। इसकी इकाई की मैं बात करता हूँ तो मोल पर लीटर होती है। देख सकते हो मोल ऊपर आ गया, लीटर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस कारण से इसे सांद्रता भी कहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि सांद्रता की भी यही होती है, मोल पर लीटर। सक्रिय द्रव्यमान को बड़े कोष्ठक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, पता ही है। ठोस पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान का मान 1 के बराबर होता है। हाँ भाई, ये ध्यान रखना है। मान लो ए है, बी बना रहा है कुछ भी, यदि मैं बोल देता हूँ भाई यहाँ पे कि आपको इसका सक्रिय द्रव्यमान लिखना है ए का, और मैंने कभी इस तरह से लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ठोस है क्या है, तो आप देखेंगे ठोस है, तो इसका मान सीधा 1 लेकर के चलना भाई, है ना। ये बहुत ही काम की चीज़ है, न्यूमेरिकल में काम आएगी। यानी कि जब भी आप ठोस देख लेते हैं, सॉलिड देख लेते हैं, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है इतनी बात। बड़े आगे अब थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में, इसके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के बारे में। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या निकल के आया, तो आप बोलोगे सर सक्रिय द्रव्यमान यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बटे आयतन। अच्छा, मोल कैसे निकाले अपन ने, तो मोल आप बोलेंगे सर मोल को यदि मैं n से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और यहाँ पे भार को यदि मैं w से रिप्रेजेंट करूं, और यदि यहाँ पे अणुभार को m से रिप्रेजेंट करूं, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। यानी कि सक्रिय द्रव्यमान क्या हो गया, पदार्थ की ग्राम में मात्रा w अपॉन अणुभार, इसको m नाम दे दो, है ना। देखो यहाँ पे ये सक्रिय द्रव्यमान था, एक्टिव मास था, वो बराबर क्या होगा, मोल बटे आयतन। अच्छा, मोल क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर w बटे m गुणा v, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, ये निकल के आया। अब आप बोलोगे सर जो यहाँ पे v है, जो यहाँ पे v है ना, पहली बात तो ये ध्यान रखो, पहली वाली चीज़ ध्यान रखो। दूसरी वाली चीज़ ध्यान रखो, जो यहाँ पे v है वो किस में है, तो आप बोलेंगे सर ये लीटर में है। किस में है, ये लीटर में है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ आपको पता ही है, बता रखी है मैंने, है ना। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, इसको याद मत रखो। सिर्फ ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है ऊपर वाली, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सिर्फ लास्ट वाला, और बाकी कुछ याद मत रखो। लिख दो दोबारा से आपके लिए, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान बराबर होगा नंबर ऑफ मोल बटे आयतन। पहली बात तो ये ध्यान रखो, आयतन किस में, लीटर में चलेगा। और एक और बात, मोल बराबर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर W बटे M गुणा V हो गया यहाँ पे, है ना। मोल क्या हो जाएंगे, W बटे M। यहाँ पे मोल जो है ना, ऐसे लिख लो, मोल जो रहेंगे वो क्या होंगे, W बटे M, यानी कि भार बटा अणुभार, पता ही है ये सब चीज़ें तो, है ना। यहाँ पे V किस में है, लीटर में है। अब आप चाहते हैं नहीं सर यहाँ पे V लीटर में नहीं लेके मैं यदि ml में लेता हूँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 1000 से गुणा कर दो, और नीचे यहाँ पे m गुणा v किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। क्लियर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे यदि मैं सक्रिय द्रव्यमान यदि यहाँ पे v को यदि आयतन को यदि ml में लिख रहा हूँ, तो देखना भाई यहाँ पे 1000 से गुणा कर दिया मैंने। यानी कि ये चीज़ याद मत रखो, आप इनमें कन्फ्यूज हो जाओगे, ये ध्यान रखो बस। इतनी कहानी काम की है, ठीक है। और यहीं से हम पूरे के पूरे न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको उड़ा लेंगे, ठीक है। ये लो जी, सिर्फ इतनी बात भी ध्यान रह जाती ना, सक्रिय द्रव्यमान बटा बराबर मोल बटा आयतन, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मोल मुझे पता है, भार बटे अणुभार होगा, है ना। और यदि मुझे यहाँ पे v लीटर में लेके चल रहा हूँ, यदि ml में करना है, तो भैया मुझे 1000 का भाग देना ही पड़ेगा, और 1000 भाग जाकर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, अंश में चला जाएगा, और 1000 वहाँ पे जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बोलता हूँ कभी मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आया कि 4 लीटर पात्र में अमोनिया के 34 ग्राम उपस्थित है। 4 लीटर का आयतन का मतलब क्या हो गया कि v बराबर कितना दे रखा है, 4 लीटर दे रखा है, यहीं पे सोल्व करा देता हूँ। अच्छा, अमोनिया की मैं बात करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, उपस्थित सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। तो सक्रिय द्रव्यमान तो मुझे पता है सीधा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मोल बटा आयतन, यही होता है। अच्छा, अमोनिया की मैं बात करता हूँ, तो ध्यान से समझना, अमोनिया का यदि मैं अणुभार निकालना चाहूँ तो 14 प्लस कितना हो गया, NH3 3, कितना हो गया यहाँ पे 17 हो गया, ठीक है। 14 और 3 17 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाए तो भार कितना लिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 34 ग्राम लिया हुआ है ना। तो 34 बटे 17, है ना। ये वाली चीज़ दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 4 लीटर, मोल निकालने हैं, है ना। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया हुआ है, 34 ग्राम दिया हुआ है, और जो NH3 का अणुभार होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो कितने मोल हो गए, तो आप बोलेंगे सर 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। एक्टिव मास की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, मोल बटे आयतन। मोल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2। आयतन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4, बराबर कितना आ गया, 1/2, और यहाँ पे मोल पर लीटर। यदि मैं बात करूं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान से समझना, यदि 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम NaOH 100 ml विलियन में उपस्थित है, यानी कि ml
यानी कि 100 ml तो यहाँ पे क्या दे दिया, इसका आयतन दे दिया। अच्छा जी, यदि 4 ग्राम NaOH की बात कर रहा हूँ तो W बराबर कितना है, 4 ग्राम है। अच्छा जी, M कितना होता है NaOH का, सोडियम का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और ये कितना होता है यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 23 प्लस 1 24, 24 और 16 कितने हो गए 40, यानी कि मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से मोल निकालना चाहूँ तो मोल बराबर कितने आ गए, तो मोल बराबर पता है W/M होता है, W बराबर 4/40। ठीक है, ये 4 करो, इसको 4 ही है ना, 4/40 यानी कि 1/10। ठीक है, अब सक्रिय द्रव्यमान निकालना है आपको, एक्टिव मास निकालना है, तो क्या होता है मोल बटा आयतन। आयतन सर यहाँ पे ml में दे दिया, अरे कोई बात नहीं, ml में यहाँ पे दे दिया तो ऊपर 1000 से गुणा कर दो। तो देखो मोल कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 1/10, 1/10 गुणा 1000 गुणा आयतन कितना है ml में है, तो ml में कितना दिया हुआ है मेरे भाई 100 दिया हुआ है। तो देखेंगे आप 3 जीरो नीचे है 3 जीरो ऊपर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका क्या सक्रिय द्रव्यमान, वो किस में निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर मोल पर लीटर में निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 1 मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना फंडा क्लियर है क्या। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, यानी कि सर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा भाई, जब भी तो करा रहे हैं, है ना। तो एक्टिव मास से क्वेश्चन बनता है, पहला न्यूमेरिकल आपका यहीं से आएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक आप इसको रिवाइज कर लो फटाफट से और क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दो। जो भी सक्रिय द्रव्यमान का क्वेश्चन मिलता है उसको आप लगाना चालू करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस है, वादा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।